All right, so today we'll be doing May June 2024 paper 21. ठीक है, this is the latest paper that we are going to be doing. All the papers that we do are going to be older than this. ठीक है, तो today's paper is May June 2024. इसका पहला question है, the elements of group 17 are called halogens. ठीक है, group 17 elements are called halogens. Complete table 1.1. टेबल 1.1 में आपके पास 3 halogens के names लिखे हुए हैं और उनके colors हैं. ठीक है, सही है. तो द कलर एट 293 केल्विन, सो यू शुड नो के व्हाट इज 293 केल्विन. वेल, आई नो दैट 273 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आता है, राइट? ठीक है, तो हाउ मच डिग्री सेल्सियस वुड दैट बी? यू जस्ट सब्ट्रैक्ट केल्विन फ्रॉम 273, यानी कि 293 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो बेसिकली दे आर आस्किंग अस what the temperature, what the color of each of them would be at 20 degrees Celsius. So first of all, we know that chlorine would be a gas. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट, वी नो दैट क्लोरीन वुड बी अ गैस. एंड हम क्या बोलते हैं, कैसे कलर की गैस होती है? पेल ग्रीन, राइट? इट इज अ पेल ग्रीन कलर्ड गैस, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज ब्रोमीन. Bromine at 20 degrees Celsius would be relatively a liquid, and it's usually orange brown, right? It is what? It is orange brown, राइट? ठीक है, एंड आयोडीन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ए डार्क सॉलिड. ठीक है, तो इट्स यूजुअली डार्क पर्पल या ब्लैक लिख दें. ठीक है, ब्लैक या फिर पर्पल, बोथ वर्क. ठीक है, बट पर्पल अकेले नहीं लिखें, एक काम करें, पर्पल के साथ आप डार्क लिखें. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. डार्क पर्पल. ठीक है, black या dark purple are both correct. Now next question says state the trend in volatility of halogens, chlorine, bromine, and iodine. Explain your answer. First of all, you need to know the definition of volatility. What is volatility? What is volatility? Volatility is ease of converting into वेपर, राइट? वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? ईज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू वेपर, कितना आसानी से कोई चीज वेपर में कन्वर्ट होती है. तो व्हाट हैपेंस टू वॉलेटिलिटी? एज वी गो डाउन द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस, द वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, राइट? वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस. ठीक है, तो वॉलेटिलिटी ऑफ हैलोजेंस decreases as we go down the group. सही है, ये हो गई पहली बात. अब वॉलेटिलिटी क्यों डिक्रीज होगी भाई? वॉलेटिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही होगी? टू रीजंस. ठीक है, एक साइज ऑफ एटम और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम. ठीक है, तो हमें ये पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. ठीक है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज बिकॉज as we go down the group, the size of atom and its क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई लाइक टू यूज द वर्ड क्लाउड. व्हाई? बिकॉज अभी हम लोग पता करेंगे क्लाउड का क्या मतलब होता है. बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस स्पेसिफिकली इन सिंपल molecular structures in so simple covalent compounds like chlorine, bromine, iodine, Cl2, Br2, I2, इनके अंदर आपके पास intermolecular forces of attraction बहुत मैटर कर रही होती हैं. ठीक है, सही है. तो the size of atom and its cloud of electrons increases. Full stop. This increases the instantaneous dipole induced dipole forces of attraction. ठीक है, between molecules
full stop. ठीक है, this is enough. I think it is understandable what we mean by increase in instantaneous dipole induced dipole force of attraction. Basically, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2 और Cl2, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है, क्योंकि उनके क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं। और I2 और I2 के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, क्योंकि उसके क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं। दैट इज वाई आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड क्लोरीन इज gas at room temperature. ठीक है, I hope that makes sense. On to the next question. Iodine is made by reacting bromine with sodium iodide. Iodine जो है ब्रोमीन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करो तो बनती है. Construct an ionic equation uh, for the reaction between bromine and sodium, and this is of 1 mark. In O levels or IGCSE, this used to be of 3 marks. ठीक है, it's the same exact question. Used to be of 3 marks because back then this question used to look difficult. Now it's very easy. आपने क्या करना है, आपको बता दिया गया है कि सोडियम आयोडाइड है, उसका रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन से. We know that bromine, because it is above iodine, is going to be more reactive, so it will do displacement reaction and it will displace iodine, right? And equation balance करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगेगा. अब when you write ionic equations, how do you write it? You write the charges of everything. You write the charges of everything. ठीक है, सही है. And then you judge कि किसका चार्ज चेंज हुआ और किसका चेंज नहीं हुआ. जैसे कि मिसाल के तौर पे सोडियम जो है उसका चार्ज चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्पेक्टेटर आयन कहलाता है. स्पेक्टेटर आयंस आर दोज आयंस that are written in displacement reactions whose charge do not change, whose charge do not change. ठीक है, so these guys, their charge has not changed, so because their charge is not changed they are called spectator ion. ठीक है, तो बेसिकली हमें हमें कौन दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आयोडीन और ब्रोमीन जो है इनके दरमियान आयोनिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उनके चार्जेस चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, सही है, तो लेट्स राइट इट डाउन. I माइनस प्लस Br2 एरो Br माइनस प्लस I2. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 इधर और 2 इधर. ठीक है, तो लाइक दिस आपके पास जो ये इक्वेशन आयोनिक इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टेट द रोल ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है, आप रोल ऑफ ब्रोमीन बताएं इस रिएक्शन के अंदर क्या है. व्हाट इज ब्रोमीन डूइंग? ब्रोमीन अपना खुद चार्ज 0 से -1 करा रहा है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है. और आयोडाइड आयन का चार्ज -1 से 0 करा दिया, यानी आयोडाइड आयन का चार्ज बढ़वा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़वा दिया, यानी आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करा दिया. तो ब्रोमीन इज एक्टिंग एज एन, ब्रोमीन हेयर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, आगे राइट से मैं लिख देता हूँ, मजीद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लिखने की जरूरत है. उन्होंने बोला है एक्सप्लेन योर आंसर एज इट increases the oxidation state of iodines while getting reduced itself. All right, whenever you usually write ionic equation, there is a question like this, and it's always about redox, because ionic equations are essentially mostly written on the basis of redox reactions, because most of the redox reactions are ionic in nature. ठीक है, next question says concentrated sulfuric acid is added to separate samples containing equal volumes of NaCl. ठीक है, um, NaBr and NaI. All three samples initially react to produce the हाइड्रोजन हैलाइड. ठीक है, तो आपके पास जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया NaCl में भी, NaBr में भी, NaI में भी. All three samples are reacting. Write an equation to describe the acid-base reaction that occurs when concentrated sulfuric acid reacts with NaBr. ठीक है, तो बेटा वो आपको इक्वेशन मांग रहे हैं जो कि आपको बना के दिखानी है सोडियम ब्रोमाइड के रिएक्शन की, NaBr की, विद
concentrated sulfuric acid, I believe, right? H2SO4, जी बिल्कुल। तो द प्रोडक्ट इज वेरी इजी, ठीक है, ये आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है आपको। इट्स वेरी सिंपल, आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता हुआ दिखता है, HBr, और आपको एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस एक सोडियम से, तो ये हो जाता है NaHSO4, ठीक है, NaHSO4। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है? डिड्यूस विच सोडियम हैलाइड NaCl, NaBr और Na produces the largest percentage yield of hydrogen halide when concentrated sulfuric acid is added. Explain your answer by considering the relative reactivity of halide ions in the reducing agent, halide ions as reducing agents, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि किसकी परसेंटेज यील्ड सबसे ज्यादा होगी, किसकी परसेंटेज यील्ड इज ग्रेटेस्ट percentage yield producing of largest percentage yield of hydrogen halide when concentrated sulfuric acid is added। तो जब concentrated sulfuric acid ऐड किया जाता है बेटा, तो कौन है जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप नोट्स देखें ना, तो उसमें बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है, उससे मैं आपको फर्दर समझा दूंगा, यहाँ पे वरना सारी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखें बेटा, आंसर होगा वैसे तो क्लोराइड वाला, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो क्लोराइड्स होते हैं वो फर्दर डिकम्पोजिशन में नहीं जाते, फर्दर डिकम्पोजिशन में नहीं जाते। यहाँ पे मेंशन्ड है देयर रिएक्शंस विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला था कि कौन है जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, यानी कि कौन है जो सबसे ज्यादा HCl बनाएगा, या सबसे ज्यादा HBr बनाएगा, या सबसे ज्यादा HI बनाएगा। अब अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप गौर से देखें, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो वाहिद है जो कि HCl बना के रुक जाएगा, जो कि HCl बना के रुक जाएगा। इट विल नॉट फर्दर अंडरगो रिएक्शन, राइट। तो HCl बन गया, मिसाल के तौर पे 100% ये रिएक्शन हो तो 100% HCl बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, अगर H2SO4 सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करता है, तो सोडियम ब्रोमाइड से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, जो कि फर्दर रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और HBr इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इट्स क्वांटिटी विल डिक्रीज ओवर टाइम, ठीक है, बिकॉज इट विल अंडरगो फर्दर रिएक्शन। वी वांट टू आस्क विच प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन हैलाइड, तो HCl इज रिटेनिंग, ठीक है। अच्छा, अगर सोडियम आयोडाइड की बात करें, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और इमीडिएटली वो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना शुरू हो जाता है इन मैनी डिफरेंट वेज, तो विच मीन्स दैट हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी अवेलेबल लीस्ट। तो दिस गोज टू शो कि हमारे पास जो आ, वो होगा, वेज 2024, मई 2024, ये रहा। तो हमारे पास जो है NaCl जो है, इट विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो NaCl, ठीक है, NaCl will produce the largest yield of hydrogen halide as it will not further undergo reaction, ठीक है। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है, हम किसकी बात करते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड HCl बना, HBr बना और HI बना, ये इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? तो यू शुड नो दैट हाइड्रोजन आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent, right? It is strongest reducing agent, which means it will easily reduce H2SO4 and get oxidized itself, get oxidized to I2 itself. And we saw that sulfuric acid से hydrogen iodide number of ways से react कर रहा होता है, 3 ways to be more specific, ठीक है। 3 तरीकों से वो रिएक्ट कर रहा होता है, एक तो H2S बनवाता है, एक में खाली सल्फर बनवाता है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड बनवा रहा होता है, ठीक है। तो तीनों सूरतों में खैर रिड्यूस तो वो करा ही रहा होता है। एनीवेज, तो यहाँ पे NaCl विल प्रोड्यूस HCl, ठीक है, विच इज द लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो वो जो है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वी कैन से HCl इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो NaCl would produce HCl which will act as a
very weak reducing agent, hence HCl will be available in greater proportions compared to HBr and HI. आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है, ये जो नीचे जो सब लिखा है इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ बिकॉज दीज आर एडिशनल थिंग्स टू टॉक अबाउट। ठीक है, दे आर फ्रॉम द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, sulfur chloride SCl2 is a liquid at room temperature. When SCl2 is added to water, misty fumes are seen and a solution is made that turns universal indicator red। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं SCl2 जो है उसको जब हमने वाटर में डाला तो मिस्टी फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए और सॉल्यूशन जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को रेड करने लगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन HCl2 इज एडेड टू वाटर। HCl2 जब वाटर में ऐड किया जा रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हुआ कुछ ये है कि HCl2 जब वाटर के अंदर गया है, राइट, तो यकीनन उसने वाटर के अंदर H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस बनवाए हैं, यकीनन लाजमी। सही है, क्योंकि आपको कैसे पता, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हो रहा है अब, रेड हो रहा है, एसिडिक नेचर का हो रहा है, यानी वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, और अगर आप वाटर को ब्रेक करा रहे हो तो इस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेम अ क्लोराइड ऑफ अ डिफरेंट पीरियड 3 एलिमेंट दैट इज आल्सो अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोड्यूसेस मिस्टी फ्यूम्स व्हेन एडेड टू वाटर। वो बोल रहे हैं कि पीरियड 3 का कोई क्लोराइड और बताएं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो और मिस्टी फ्यूम्स बनाता हो जब उसको वाटर में ऐड किया जाए। तो बेटा आपका ये भी मतलब प्लांटेड क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, वी हैव लर्न पीरियड 3। ठीक है, वी हैव लर्न पीरियड 3 एंड उधर से ही ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं कि वो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाज मेंशन्ड राइट अबाउट क्लोराइड्स, ये रहे। ठीक है, तो देर आस्किंग कि कौन है जो कि और क्लोराइड कोई ग्रुप का जो कि वाटर में ऐड किया जाए, अच्छा वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो, वो गैस नहीं हो। ठीक है, और वो वाटर में जब ऐड किया जाए तो इट ऑल्सो फॉर्म्स मिस्टी फ्यूम्स, और वो मिस्टी फ्यूम्स किसके होंगे, यकीनन हाइड्रोजन क्लोराइड के होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल थी SCl2 थी। ठीक है, SCl2 की अभी हमने बात करी है। सही है, PCl5 could have been the answer, but you should know that PCl5 is not liquid at room temperature, it is gas। PCl5 is a gas, phosphorus pentachloride is a very famous gas। ठीक है, तो PCl5 can't be the answer। तो AlCl6 और SiCl4 ये दोनों भी मिस्ट्री फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आंसर इनमें से होगा। ठीक है, AlCl6 is also not a liquid, it is a solid, weak solid, जल्दी से मेल्ट हो जाता है but it is a solid। तो लिक्विड कौन है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ SiCl4, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, SiCl4 which is silicon tetrachloride, that is our answer for this question। तो SiCl4, all right। Next question, um, a molecule of SCl contains two SCl covalent bonds. Complete the dot and cross diagram in figure 2.1 to show the arrangement of outer electrons in molecule of SCl2। I don't understand how this is a 2 mark question। This is a very basic question। They've explained कि SCl2 के अंदर क्या होता है कि ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, सही है,
दो इस तरह से बॉन्ड बने हुए होते हैं, ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा इन दोनों के बीच में, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा इन दोनों के बीच में। वी नो दैट क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ, वी नो दैट देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आउट ऑफ 8, सही है। तो उसमें से एक शेयर कर दिया है, तो नाउ क्लोरीन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट शेयर्ड, ठीक है। इसी तरह से इस क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर नॉट शेयर्ड। और S इज सल्फर, इट इज फ्रॉम ग्रुप 16 has 6 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell, out of them 2 electrons have been shared, so sulfur would have 2 electrons which are not being shared, and this will be your dot and cross diagram, ठीक है। Now the next question says predict the shape of and bond angle in a molecule of HCl2 by using Vesper theory। Vesper theory इस्तेमाल करते हुए आपने जो है शेप बतानी है HCl2, ठीक है। तो HCl2 की क्या शेप होगी बेटा, इतना आसान सा सवाल है। जस्ट लुक एट दिस, इट हैज टू atoms joined to the central element, ठीक है, and the central element has 2 lone pair electrons। तो ऐसी शेप को कहते हैं नॉन लीनियर या बेंट, नॉन लीनियर या bent. All right, shapes like these are called non-linear yeah, bent, and their bond angle, to be precise, I remember, is 104.5 degrees, ठीक है। their bond angle is 104.5 degrees, ठीक है। so the bond angle between them is 104.5 degrees। all right, next question says solid magnesium nitride Mg3N2 is a crystalline solid. Reduce the oxidation numbers of magnesium and nitrogen in the magnesium nitride to complete table 2.1 oxidation numbers in Mg3N2, ठीक है। तो बात सारी ये है बेटा कि Mg जो है इट इज फ्रॉम ग्रुप 2, और हमने ये बोला है कि जब ग्रुप 2 मेटल्स या ग्रुप 1 मेटल्स नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं तो दे रिटेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +2। तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे क्या होगा, +2। अब 3 मैग्नीशियम का मतलब है कि +6, राइट। तो दो नाइट्राइड्स को -6 करना पड़ेगा, यानी कि एक नाइट्रोजन क्या होगा, -6 / 2 विच इज इक्वल टू -3। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हियर इज -3, ठीक है, इज -3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन you'll have to turn on your mic and ask, ठीक है। अगर आप में से कोई भी मैसेज कर रहा होगा I would not be able to see that। next question says magnesium nitride reacts with an excess of water to produce ammonia and magnesium hydroxide only, ठीक है। तो magnesium nitride it reacts with the excess of water and ammonia is produced and magnesium hydroxide is produced। construct an equation to describe this reaction। तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाना है। मैग्नीशियम नाइट्राइड which was Mg3N2, ठीक है, उसका रिएक्शन हुआ, उस Mg3N2 का रिएक्शन हुआ विद वाटर, ठीक है। एंड व्हाट डिड इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस्ड अमोनिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, NH3, ठीक है। अच्छा जी, MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। अब बात यह है कि यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 3 मैग्नीशियम थे, सही है। और यहाँ पे यकीनन 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन थे, ठीक है, सही। अच्छा, जब ये लग गए तो अब उसके बाद देखें ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। तो 6 + 6 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो कितने H2O के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O चाहिए होंगे, सही है। आई होप दैट मेक्स सेंस। On to the next question, beta. Um, Explain why solution produced in reaction in C part 2 has a pH greater than 7. Refer to the products of the reaction in your answer. Why do these products will produce a pH greater than 7? Because both ammonia and magnesium hydroxide are alkaline in nature, right? चलो तो खाली अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी बात करें तो MgOH होल ट्वाइस
is alkaline and will dissolve. कहाँ डिसॉल्व होगा बेटा? इन दिस एक्सेस वाटर, ठीक है, वाटर आपका एक्सेस में था ना, सही है, तो एक्सेस वाटर में इट विल डिसॉल्व एंड विल डिसॉल्व इन excess of water to produce OH minus ions, to produce OH minus ions in, बस यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगा दें, OH माइनस आयंस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये जो है आपकी डेफिनेशन ऑफ अल्कलाइज होती है, ठीक है। आई थिंक दैट इज इनफ। हम ये भी बोलेंगे कि अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक, अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक and would dissolve to produce अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द इंक्रीज इन पीएच। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज boron nitride is white solid that melts above 2900 degrees Celsius. Figure 2.2 shows part of lattice structure of crystal boron nitride, kind of looks like graphite. Boron atom, nitrogen atom, van der Waals forces, covalent bond, yeah, exactly like that. यूज फिगर 2.2 टू डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। तो इसका फॉर्मूला बताना है बोरॉन नाइट्राइड का। तो इफ वी लुक क्लोजली, तो ईच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 1 2 3 बोरॉन एटम्स, ठीक है, एंड ईच बोरॉन एटम इज बॉन्डेड टू 1 2 3 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। तो दे आर बॉन्डेड टू द इक्वल नंबर, राइट। तो रेशो 3:3 हो गया, B3N3 लिख सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड टू BN, ठीक है। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला BN हो जाएगा, ठीक है। आई कैन शो ओवर हियर, ये 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन कोई और सा दिखा दे, नीचे वाली रो से नाइट्रोजन दिखा देते हैं। 1 2 3, ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ अनदर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज एटम्स अरेंज्ड इन लेयर्स सिमिलर टू दैट ऑफ, वाह। तो दे आर आस्किंग कोई और ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा है कभी जिंदगी में? तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर कैम्ब्रिज एजुकेशन वी बीन सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट which looks exactly like this except that it has only one type of atoms which are carbon. That is why graphite is called an element, ठीक है। Define ली Chatelier's principle. wow, ली Chatelier principle वो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो ली Chatelier principle, I explained to you how I explained that ली Chatelier principle explained that the position of equilibrium in a reversible reaction will shift in such a way to oppose the change, ठीक है। तो ली Chatelier principle की इस तरह से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, पोजीशन of equilibrium in a reversible reaction shifts in such a way to oppose the change brought to the system, full stop। ठीक हो गया भाई। All right, on to the next question. Reaction 1 describes the reversible reaction between yellow Fe3 plus aqueous and colorless SCN negative aqueous to produce red FeSCN2 plus aqueous. Reaction 1, Fe3 plus SCN minus yellow colorless FeSCN2 plus red, delta H is equals to minus X kilojoule per mole. A mixture of Fe3 plus
SCN minus and FeSCN2 plus is at equilibrium at 20 degrees Celsius. The temperature of this mixture is then increased to 50 degrees Celsius and allowed to reach equilibrium. Reduce the changes that occur, if any, in the equilibrium mixture at 50 degrees Celsius compared to equilibrium mixture at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है माशाल्लाह से। तो दे आर आस्किंग यू अबाउट ली शार्टलियर प्रिंसिपल एंड इट्स सिमिलर टू व्हाट इज आस्क्ड इन ओ लेवल्स इन आईजीसीएसई, तो इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। ये इक्विलिब्रियम में फिलहाल 20 डिग्रीज पे, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि इसको हम कर दें 50 डिग्रीज पे, मतलब टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज, ठीक है। डेल्टा एच फॉरवर्ड डायरेक्शन में -x, यानी डेल्टा एच जो है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, आपकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है बेटा, द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस shows that forward direction is exothermic and the backward direction is endothermic, ठीक है। Now if we say कि हम टेम्परेचर 50 से 20 कर रहे हैं, तो कलर चेंज क्या आएगा? यू शुड नो दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय द एंडोथर्मिक साइड, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय द एंडोथर्मिक साइड। ये बात यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय द एंडोथर्मिक साइड, ठीक है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है, तो अपेयरेंस कैसी हो जाएगी? बैकवर्ड जाने पे अपेयरेंस येलो हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बिकम मोर येलो, इट विल बिकम मोर yellow. If someone asks, okay, sir, I don't understand what is it, why are you using a pronoun it? We are talking about the equilibrium mixture. They asked what is going to happen to the appearance of the equilibrium mixture. So it will become more yellow. Why? Because more backward reaction must have taken place. Change in relative concentration of FeSCN2 plus. Where is FeSCN2 plus? FeNCN2 plus is in the product side, but because of increase in temperature, we're going backwards. So FeSCN2 plus, its concentration will decrease. Its concentration will डिक्रीज, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद लिखा है चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला था concentration ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय concentration ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ड्यू टू एनी चेंज, अगर आपके पास ऐसा होता है कि concentration ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो रही हो, concentration ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हो रही हो, तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, प्रोडक्ट छोटा होता जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता चला जा रहा है। व्हाट हैपेंस इफ यू हैव a numerator that is small and a denominator that is big? The number becomes smaller, right? So this is a smaller number compared to this, तो denominator जो है वो बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से मजीद रिएक्टेंट हो रहा है। तो केसी की वैल्यू क्या होगी? इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ केसी मस्ट ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। In another experiment, equimolar amounts of Fe3 plus aqueous and SCN minus aqueous are mixed together and allowed to reach equilibrium. The total volume of mixture is 25 centimeter cube. At equilibrium, the mixture contains SCN minus, which is this much concentration. इसकी concentration आपको बता दी, FeSCN इसकी concentration भी आपको बता दी। Calculate the initial amount in mole of Fe3 plus aqueous added to SCN to produce this mixture। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी इनिशियल अमाउंट क्या होगी, आपकी इनिशियल अमाउंट क्या होगी। देखें बेटा, अभी फिलहाल उन्होंने ये बोला कि शुरुआत में आपने इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ Fe3 प्लस एंड SCN2 माइनस, यानी कि अगर 50 ये डाला होता तो शुरुआत में 50 ये भी डाला होता, बट 50 नहीं डाला, जो भी डाला वो पता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट ऊपर लिख देते हैं और एंड इधर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा,
एंड पे हमें ये पता है कि ये 1.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री बचा है, तो यकीनन ये भी 1.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री बचा होगा, जो भी था पहले उससे यही इतना बचा हुआ होगा, ठीक है। और ये कितना बचा हुआ है? 0.300। अच्छा, स्टार्ट पे वी डोंट नो एनीथिंग, बट वी नो कि ये चीज जीरो होगी, राइट। ये प्रोडक्ट जीरो होगी। वाई? क्यों? क्योंकि सारे का सारा रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट बनाता है। तो यानी कि अगर हम पीछे चले जाएं तो सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के जीरो होने पे आएगा। और ये 0.300 कैसे बना होगा? इन दोनों को मिल के, राइट। इन दोनों को मिल के। तो यानी कि एफ ई जो है उसमें 1.3 में ये मजीद हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हमें आ, पता चल जाएगी। तो फाइंड करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आखिर में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची है और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बची है उनको ऐड करने से इनिशियल पता चल जाएगी। 1.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस 0.300। ठीक है। तो 0.300 में 1.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ऐड करें तो कैसे ऐड किया जा सकता है ये? या तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें तो भी ऐड किया जा सकता है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? आप इसको 300 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री लिख दें, तीन डेसिमल आगे करें, ठीक है, और टेन टू द पावर माइनस थ्री लिख दें। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री प्लस 300 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, जब दोनों पावर सेम हो जाती हैं तो ये चीज़ पहले ऐड हो जाएगी और पावर फाइनली एक दफ़ा कॉमन लिखती जाएगी। तो ये हो जाएगा 301.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है। तो ये आपकी जो है मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। सही है। उन्होंने आपसे अमाउंट मांगी है, मोल मांगे, तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी आ गई 301.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है बेटा उन्होंने बोला कि कितना वॉल्यूम था? 25 सेंटीमीटर क्यूब था। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब होने की वजह से डिवाइड बाय 1000। तो बेटा कैन समवन कैलकुलेट दिस आउट फॉर मी प्लीज? We have done one mistake. I've just realized it's already 0.300 into 10 to the power minus 3. So we don't have to reconvert it into a standard form. Um, Let me just rechange this all. एक second. So it will be 0.3 into 10 to the power minus 3. So it will be 0.300. One second. So we'll take the 2 in common, 0.300, ठीक है, इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। तो 1.3 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है वो निकालनी है 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री की, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन यू हैव टू फाइंड इज ऑफ 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो आपके पास मोल्स आएंगे। Does anyone have a calculator? Please tell me the answer. I do not have a 4 calculator. into 10 exponent minus 5. बेटा कोई आंसर बता रहा है? 4 into 10 exponent minus 5. 4 into 10 to the power minus 5 moles. तो दिस विल बी आवर आंसर, 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव मोल्स। ऑलराइट। तो ये हो गया। उसके बाद है कैलकुलेट केसी फॉर रिएक्शन वन एंड स्टेट इट्स यूनिट्स। केसी हमें फाइंड करना है रिएक्शन वन का और उसके यूनिट्स हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो केसी कैसे फाइंड किया जाता था? केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर आप देखें तो प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही थी और वो थी कौन? वो थी आपकी दिस गाय, राइट। ठीक है।
सॉरी, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। और रिएक्टेंट्स आपके ये थे कॉन्सेंट्रेशन उनकी, ठीक है। तो ये सारी लिख देंगे, 0.300 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.3 × 10⁻⁶, सॉरी -6 में लिख दिया, -3, मल्टीप्लाई बाय 1.3 × 10⁻⁻3, ठीक है। सही है। नाउ अगर आप करें तो ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3, और 1.3 आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आई डोंट, आई गेस कितना आंसर आता है इनका, 1.3 1.3 का आपस में मल्टीप्लाई होने पे 13 and 13 39, 1.39 I believe, 1.69. 1.69 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 177.5. 177.5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 178, ठीक है। अच्छा, अब इसके यूनिट्स भी बताने हैं, तो ये तो हो गया केसी 178। यूनिट्स कैसे बताएंगे? यूनिट्स बताने के लिए आप लिखेंगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास दो रिएक्टेंट थे, राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर इनफ प्रैक्टिस करें तो डायरेक्टली भी बेटा इसका आंसर पता चल जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि नीचे दो रिएक्टेंट्स हैं, तो मोल इनवर्स हो जाएगा और डीएम क्यूब जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, बट आप लोग लिख लिख के कर लीजिएगा, मोल पर डीएम क्यूब ऊपर आया, ठीक है, और नीचे मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो एक मोल पर डीएम क्यूब एक मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन मोल पर DM-3, ठीक है। मोल पे +1 है, डीएम पे -3 है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसेस। इफ यू चेंज द इफ यू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, उसकी पावर रिवर्स हो जाती है। तो वी कैन राइट दिस डाउन लाइक दिस, मोल की पावर -1, डीएम की पावर +3, ठीक है। तो डीएम की पावर +3 में आ सकती है और मोल की पावर -1 में आ सकती है। तो आपके पास जो है ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो दिस बिकम्स मोल इनवर्स डीएम क्यूब, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और डीएम क्यूब पर मोल, ठीक है। तो बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा हमारे पास, डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन amount of energy released when 1 mole of substance is produced when 1 mole of substance is produced, amount of energy released when 1 mole of substance is produced from its constituting एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये याद आई, एनर्जी रिलीज लाजमी नहीं है, इट कुड बी रिलीज्ड और इट कुड बी एब्जॉर्ब, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of substance is produced from its constituting elements. Next question, iron is made when iron 3 oxide is heated with carbon monoxide is shown by reaction 2 Fe2O3 plus 3CO gives 2 Fe plus 3CO2। ये आप extraction of iron in blast furnace पढ़ के आते थे अपने IGCSE और O levels में। Table 4.1 shows enthalpy change of formation of data
मेजर्ड एट 298 केल्विन एंड 101 किलो पास्कल। आपको इक्वेशंस लिखनी है, डेल्टा एच एफ की इक्वेशंस लिखनी है आपको। किसकी इक्वेशंस लिखनी है? डेल्टा एच एफ की। तो हमने बोला कि डेल्टा एच एफ कहते हैं उनके एलिमेंट से बनने वालों को, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 जो है वो बना होगा आयरन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है नेचुरली, तो वो अपने नेचर में FeO2 की फॉर्म में हासिल हो रहा होता है, ठीक है। सही है। और Fe तो मेटल ही है, वो Fe लिखा जाता है, ठीक है। अब इनका जब रिएक्शन हुआ तो इसकी वजह से ये बनाएंगे Fe2O3। ये क्या बनाएंगे? Fe2O3, ठीक है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्लीट 4.1 बाय एडिंग इक्वेशंस विद रेलेवेंट स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल भी लिखना है। तो Fe जो है बेटा वो होगा आपका सॉलिड, और ये आपका होगा गैस। और आयरन ऑक्साइड इज रस्ट विच इज ऑल्सो नॉट गैस, सॉरी, सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 3/2 लगाना पड़ेगा। इसको 1 ही रखना है, राइट। इस साइड को 1 ही रखना है। वाई इसको 1 ही क्यों रखना है? बिकॉज दैट इज द रूल। डेल्टा एच एफ की डेफिनेशन होती है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट शुड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या करेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ गैस। कार्बन इज अ सॉलिड, ठीक है, कोयला, डायमंड वगैरह, ग्राफाइट, कुछ भी, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज गैस। एक ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे 1/2 लगेगा, ताकि आपकी इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज द डेटा इन टेबल 4.1 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर इन किलो जूल पर मोल फॉर रिएक्शन टू। रिएक्शन टू कौन था? अच्छा, दिस इज रिएक्शन टू, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन टू है, इसके हिसाब से आप क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एच आर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एच आर। देखें बेटा, बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे आपकी बनेगी बिल्कुल सीधी सीधी एक साइकिल है, क्या कहते थे? हैसिस साइकिल बोलते थे उसको, ठीक है। तो हैसिस साइकिल बनेगी बहुत आसान सी। देखें, हमें पता है कि हमारी इक्वेशन क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इट इज रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग प्योर आयरन, राइट। एंड यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, और यहाँ पे 3 लग रहा है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है जो कि बन रही है रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। सही है। अच्छा, ये डायरेक्टली जाना इसको कहते हैं डेल्टा एच आर। ये हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो दिस, राइट। वी वांट टू कैलकुलेट दिस बट वी डू नॉट नो दिस, वी कांट कैलकुलेट इट डायरेक्टली because no values of it as such are given, but what is given? Elemental forms are given, ठीक है। तो let's put elemental forms: iron Fe plus O2 प्लस कार्बन, ठीक है। यही 3 किस्म के एलिमेंट्स है ना, राइट। अब दीज गाइस दे मिक्स एंड मैच टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑल दिस, एंड दे आल्सो मिक्स एंड मैच टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑल दिस, ठीक है। सही है। अच्छा, um नाउ आई नो दैट, वी नो दैट Fe2O3 बनने के लिए, Fe2O3 बनने के लिए -824 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। सही है। एक Fe2O3 बनने के लिए 1 × -824 किलो जूल चाहिए थी, -824.2 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी। यानी कि कितनी टोटल एनर्जी चाहिए थी? -824.2, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए उसके एलिमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है आपके पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए -110.5, यहाँ पे 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए -110.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आई बिलीव यही था जी। तो बेटा इसका क्या आंसर आएगा? 330, थ्री हंड्रेड एंड Three थर्टी thirty one वन पॉइंट point फाइव five. 331.5, गुड। -331.5। इसको टोटल कर देंगे बेटा। कैन समवन ऐड दीज टू अप प्लीज? 1155.7.
1155.7 माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो 1155.7 इनकी एनर्जी है इस तरफ, ठीक है। अच्छा, इस तरफ भी अगर हम देख लें तो आयरन से आयरन कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो न्यू थिंग, ठीक है, सही है। बट आयरन और ऑक्सीजन और कार्बन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एनर्जी चेंज आपको पता करना पड़ेगा। ईच कार्बन ज्वाइनिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस -393 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो तीन कार्बन और तीन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो 3 × 3 − 393.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा? 1180.5. -1180.5, ठीक है। नाउ द रूल इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, बिकॉज दैट इज डेल्टा एच आर, बट यू कैन नॉट गो डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज यू डू नॉट नो डेल्टा एच आर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फ्रॉम हियर to here and then from here to here, because this is something you do know, right? This arrow, if I draw, if I go this way and then if I go that way, what will I have to add and subtract with one another? तो मैं ये देखूंगा कि when the arrow was going this way, the value was -115.7. So if the value is arrow is going this way, it's going to be +1155.7, right? This is the value that is on this arrow, ठीक है। And इस arrow पे, because it's the same direction as this arrow, so it will be -1180.5, and these two values I have to add together. These are the values I have to add together. तो थोड़ी सी सफाई से लिख लेते हैं, -1180.5, ठीक है। um, तो what will be the total after adding? What will be the total answer? +1155.7 plus bracket -1180.5। जी, क्या आंसर है बेटा? Minus 24.8. तो आंसर आ रहा है -24.8 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, ये हमारा डेल्टा एच आर आ गया -24.8, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस एज साइकिल, ठीक है। बेटा द गेम इज वेरी सिंपल, इट्स अ वेक्टर गेम, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था, आपको उसके प्रोडक्ट दिए हुए थे, बट यू कांट गो डायरेक्टली, सो यू ब्रेक देम डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स। कुछ इस तरह की चीजें गिवन होंगी कि एलिमेंट से अगर वो कंपाउंड बनाओ तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हमने वही देखा कि एलिमेंट से कंपाउंड बनाओ तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमने देखा कि ये पाथवे टोटल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बट वी वांट टू गो अपोजिट टू दिस पाथवे, तो वी वांट टू हैव अपोजिट अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी, -115 की जगह +115 होगा, ठीक है। आई होप दिस ऑल मेक सेंस। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If someone does not understand, बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, turn your microphone on and ask verbally. Do not ask in um, the messages. I am unable to see the messages during teaching. Hydrocarbon molecules contain covalent bonds. Define covalent bond. Covalent bond क्या होता है? It is the what is? It is the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between nuclei of atoms and shared pair of electrons, right? That is the definition of hydrocarbons. Sorry, that is the definition of covalent compounds. Now the next thing, a carbon-carbon double bond in an alkene is made from sigma bond and a pi bond. Very good, bilkul. Identify the hybridization of carbon atoms in a carbon-carbon double bond in an alkene. कैसी hybridization होती है? If there is carbon-carbon double bond, it is sp2 hybridized. ठीक है. Next question says draw label diagrams to show in terms of orbital overlap how sigma and pi bonds are made in carbon carbon double bond। carbon carbon double bond में sigma bond कैसे बनता है, pi bond कैसे बनता है बेटा? sigma bond is made by front on overlapping, right? इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि अच्छा बन गया ये। तो
it is made by front on overlapping like this, ठीक है. This is how two p orbitals overlap one another to form a sigma bond, ठीक है. और पाई 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 में क्या होता है बेटा, पाई पाई के अंदर आपके पास जो p orbitals होते हैं वो इस तरीके से होते हैं. Oops. ये भी अच्छा बन गया. चलो इसी को डुप्लीकेट करते हैं और रोटेट करते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है. इस तरीके से आपके पास जो है पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं. तो आप लोगों को नजर आ रहा है एक फ्रंट ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और एक साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है. ये साइड्स जुड़ रही हैं और ये एक दूसरे के मुंह पे जुड़ रहे हैं, ठीक है. I hope that makes sense. Next question. It's an easy question, बेटा. Always इसी तरह का आता है. इसमें कोई variation नहीं हो सकती in this question. Next question. In electrophilic reactions involving alkenes, the pi bond of carbon-carbon double bond is broken. Of course, suggest one difference between sigma and pi bond that explains why pi bond is broken in electrophilic addition reaction involving alkenes. Right? So why pi bond is broken and not sigma bond is broken, that is what they are asking. We are just going to simply answer that pi bonds are a weaker bond compared to sigma bond, ठीक है. sigma bond is a stronger bond. Sigma bond is a stronger bond compared to the पाई बॉन्ड, ठीक है. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है. अगर कोई ये 2 मार्क का सवाल आता या ज्यादा पूछने को आ जाता, व्हाई इज सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज साइडवेज ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज फ्रंट ऑन ओवरलैपिंग. बिकॉज ऑफ फ्रंट ऑन ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है. बिकॉज ऑफ फ्रंट ऑन ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बेटा करीब होते हैं, इस वजह से ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या फरमा रहे हैं. कंप्लीट फिगर 5.1 टू शो द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड to 2-methyl propene to produce the major organic product. Include charges, dipoles, lone pairs, electrons and curly arrows as appropriate. तो बिल्कुल बेटा सब कुछ करेंगे, why not. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि देखें ये जो है ये है एक इलेक्ट्रोफाइल पार्शियली पॉजिटिव नेचर का है और ये है एक न्यूक्लियोफाइल ये पार्शियली नेगेटिव नेचर का है, ठीक है. सही है. अच्छा जी. ये जो है ये अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे, ये अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे और ये बॉन्ड छीन लिया जाएगा बाय ब्रोमीन. सही है. तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा. एच हैव दे आस्क्ड अस टू मेक द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे मेजर माइनर प्रोडक्ट्स बन रही होंगी. लेट मी जस्ट थिंक. इसमें तो मेजर माइनर प्रोडक्ट बनेगी. दे हैवंट आस्क्ड अस, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट. लिखा है लिखा सॉरी. प्रोड्यूस द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज द वन इन विच इज मोर स्टेबल. तो बेटा कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है, इन विच द हेलाइड इज इन द मिडल, ठीक है. तो आप देख सकते हैं या तो बी आर इस पे लगा हो सकता है या बी आर इस पे लगा हो सकता है. बी आर किस पे आके लगेगा, बी आर सेंट्रल पे आके लगेगा. वाई, बिकॉज ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा होगा. टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है. तो आप यहाँ पे बना देंगे एच सी एच और रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एच हो गया, ठीक है. कार्बन इस पे अभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. दिस इज अ कार्बोकैटायन, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3. ये जो ब्रोमाइड था अब ये कंप्लीटली नेगेटिव नेचर का है. इस पे एक लोन पेयर है जिसने भी हाइड्रोजन से छीना है एंड इट इज गोइंग टू गिव इट टू द कार्बोकैटायन. when it gives it to the carbocation we are going to get this structure: carbon, hydrogen, carbon, CH3, CH3, H and Br. वेरी इजी क्वेश्चन आई सपोज, ठीक है. इट्स नॉट सपोज टू बी अ 4 मार्क क्वेश्चन. आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस मैं इसकी करा चुका हूँ, इट शुड नाउ बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. इंशाल्लाह ताला इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं था करने को. फ्री के आपके मार्क्स आ गए. 2 मिथाइल
propene to produce a major organic product. ठीक है. Do we have to name them? Do we have to name the final product? If we had to name the final product, बेटा, how would you name the final product? मैं आपको सिखा देता हूँ. ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लो. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, दूसरे पे ही ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरे पे ही अल्की मिथाइल भी लगा हुआ है. तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन. All right, on to the next question. V shows stereoisomerism. All right, by V is going to show stereoisomerism. Explain what is meant by stereoisomerism. Stereoisomerism is compounds having same structural formula but different arrangement in space. ठीक है, compounds, organic compounds having the same structural formula but different arrangement in space. That is stereochemistry, stereoisomerism. Reduce the number of stereoisomers of V. Explain your reasoning. ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स होंगे ये आपको बताने हैं बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट के स्टेरियोआइसोमर कौन कौन बना सकता है. ठीक है, तो आई कैन सी कि स्टेरियोआइसोमर यहाँ पे बनेगा. राइट, स्टेरियोआइसोमर यहाँ पे बनेगा. एक तो स्टेरियोआइसोमर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में बनता है. राइट, ठीक है. अच्छा, और स्टेरियोआइसोमर कहाँ कहाँ बनता है बेटा? और स्टेरियोआइसोमर कहाँ कहाँ बनता है इसकी वजह से एक यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, दूसरा स्टेरियोआइसोमर यहाँ पे बन रहे होंगे साइक्लो अल्केन्स में भी आपके पास स्टेरियो आइसोमर्स बन रहे होते हैं. दूसरे स्टेरियो आइसोमर यहाँ भी बन रहे हो सकते हैं और यहाँ पे. ठीक है, साइक्लो अल्केन्स के साथ कोई चीज अटैच होती है तो उनमें भी स्टेरियो आइसोमर्स बन रहे होते हैं. 1 2 3 4 प्लेसेस जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो सकती है. ठीक है, 4 प्लेसेस जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है. तो 4 प्लेसेस का मतलब क्या है आपके पास? लेट सपोज, लेट मी एक्सप्लेन. देखें, आपके पास एक तो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया. ठीक है, अल्कीन का तो सीधा सीधा ज्योमेट्रिकल है. ये वाला कौन सा होगा? ज्योमेट्रिकल. ठीक है, सही है. अब अगर आप इस वाले को देखें, इस वाले को देखें, तो ये एक कायरल कार्बन होगा. क्यों? क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ से स्ट्रक्चर जुड़ रहा है. ठीक है, डिफरेंट मतलब स्पीशी इस तरफ, और एक इस तरफ से एक डिफरेंट स्पीशी है. तो ये आपका एक कायरल कार्बन हो गया. राइट, ये आपका पहला कायरल कार्बन हो गया. अच्छा, इसी तरह से ये भी कायरल कार्बन होगा बिकॉज इस पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा. सही है, और 3 बॉन्ड्स ये ऐसे बना रहे हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरा कायरल सेंटर ये वाला हो गया. राइट, ठीक है. तो 2 कायरल सेंटर हो गए आपके, और एक आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया. सही है. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कायरल सेंटर्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कायरल सेंटर्स आपके पास जो है इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे होंगे. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 अनसैचुरेशन, इसके आपके पास जो है एक सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर बन रहा होगा. तो आपके पास टोटल कितने पेयर बन गए? 3. तो 3 टाइम्स 2 कितना होता है? 6. ठीक है, तो इसके पास आपके टोटल 6 वो बन रहे होंगे स्टेरियो आइसोमर्स. ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या? कंपाउंड वी contains a total of 6 stereoisomers as
It contains two chiral centers and one carbon carbon double bond. Hence, two pairs of optical and one pair of geometrical stereo isomers will form. Full stop. Deduce the molecular formula of V. V का molecular formula deduce करना है बेटा, ये तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है। सर ये आप में से मार्किंग स्कीम में 8 स्टेरॉइजमर्स बने हैं। मार्किंग स्कीम में कितने लिखे आ रहे हैं बेटा? 8। तो चौथा कहाँ है सेंटर? क्या मेंशन किया हुआ है कि कितने सेंटर्स हैं? नहीं, रीजनिंग में यही दिया हुआ जो आपने रीजनिंग दी। रीजनिंग में यही है कि आपके पास दो कायरल सेंटर हैं और एक ज्योमेट्रिकल है। जी। तो बेटा अगर दो कायरल सेंटर और एक ज्योमेट्रिकल है तो छह होना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज ईच सेंटर produces two produces a pair of stereoisomers. मार्किंग स्कीम में टोटल तीन ही आपके पास सेंटर्स बताए हुए हैं और टोटल 8 आपके पास आइसोमर्स हैं। दो कायरल सेंटर्स बताए हुए हैं और एक तो पर अनलाइकली, टोटल ऐसा नंबर कैसे 8 हो दिया हुआ सकता है? अच्छा, चलें इसको दोबारा से रीचेक कर लूंगा बेटा। मैं क्या कर सकते हैं, अगर तो आपके पास रूल ऑफ थंब क्या होता है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो दो स्टेरियो आइसोमर होंगे, दो कायरल सेंटर है तो चार स्टेरियो आइसोमर होंगे, एक ज्योमेट्रिकल है तो एक पेयर ऑफ स्टेरियो आइसोमर होगा। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो छह होते हैं। तो एट मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि एट कैसे बन सकते हैं अगर हम बनाने भी बैठे हैं तो मैं इसको दोबारा से देख लूंगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं एक स्टार। दिस क्वेश्चन हैज समथिंग इन इट, ठीक है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्या लिखा हुआ है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वी को डिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वी को डिड्यूस करने के लिए आप पहले तो देख लें कि इसमें कार्बन कितने हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये रहा पहला कार्बन, ये तो ऑक्सीजन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ और थर्टींथ। तो 13 कार्बन। तो फॉर्मूला शुड बी C13, ठीक है। सही है। अब ऑक्सीजन तो तीन है, ये तो दिख रहा है, बहुत आसान है ऑक्सीजन का काउंट करना। तीन है। अब हर कार्बन के साथ ये देखना है कि उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। ये कॉर्नर कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन होंगे। इसने चारों बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे बिकॉज इट हैज मेड टू बॉन्ड्स। इट शुड हैव वन हाइड्रोजन, दिस शुड आल्सो हैव वन हाइड्रोजन एज डिस्कस्ड, दिस शुड हैव टू हाइड्रोजन्स, दिस शुड हैव टू हाइड्रोजन्स, दिस शुड हैव नो हाइड्रोजन्स, दिस विल हैव टू हाइड्रोजन्स। इनके तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं तो ये भी CH होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास होगा और एक हाइड्रोजन इसके पास होगा। CH2 for this and CH3 for this hydrogen, सही है। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 + 3 19, ठीक है। तो ये हो गए C13H19। और ऑक्सीजन आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, थ्री हैं, O3, ठीक है। तो C16H19O3, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। C13H19O3। नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन वी। वी के अंदर जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे आपको बताने हैं, ठीक है। तो देख के बताना शुरू कर देते हैं कौन कौन से मौजूद हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन दैट वी कैन मेंशन इज दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? अल्कीन। अल्कीन जो कि क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सही है। दूसरा आप मेंशन कर दें ये कार्बन जो कि मजीद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि दिस इज अ कीटोन, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन है एंड इट इज अ कीटोन।
कीटोन, ठीक है। कीटोन इज RCOO, ठीक है। सही है। उसके अलावा आपके पास तीसरा कौन है? तीसरा आपको फंक्शनल ग्रुप जो नजर आ रहा है बेटा, वो ये रहा। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एस्टर, राइट। ये एक एस्टर होता है, COO। तो आपके पास तीसरा कौन है? एस्टर है। इट इज RCOO, ठीक है। सही है। तो इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फरमा रहा है? फिगर 6.2 शोज टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वी। वी के दो किस्म के यहाँ पे रिएक्शंस शो हुए हैं। रिएक्शन वन प्लस रिएजेंट टी, रिएक्शन टू प्लस रिएजेंट यू। रिएक्शन वन जो है उसमें आपके पास कीटोन से OH अल्कोहल बन रहा है, और रिएक्शन टू में भी कीटोन से आपके पास अल्कोहल ही बन रहा है। एक चीज और हो रही है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मेंटेन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी खत्म हो रहा है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ रिएजेंट टी फॉर ईच फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट्स इन रिएक्शन वन। तो रोल ऑफ रिएजेंट टी का क्या काम है? रोल ऑफ रिएजेंट टी क्या कर रहा होगा? टी इज वंस इट इज बेसिकली चेंजिंग कीटोन इनटू एन अल्कोहल। कीटोन अल्कोहल में चेंज होता है तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो टी इज एक्टिंग एज अ रिएजेंट, टी इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, टी इज एक्टिंग एज अ reducing agent for the कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। अच्छा, एक ये बात हो गई कि टी जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या कर रहा है टी? टी जो है ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा है, टी जो है ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा है। और डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या चीज ऐड कर रहा है? मतलब कि इनके पास जब डबल बॉन्ड था तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन था। अब जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इन दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है यकीनन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गए, ये भी रिड्यूसिंग है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, इट इज ऑल्सो a reducing agent for unsaturated carbons, unsaturated कार्बन्स फर्स्ट ऑफ, ठीक है। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ रिएजेंट यू इन रिएक्शन टू। रिएक्शन टू में जो रिएजेंट यू है ये कौन होगा? बेटा इफ यू लुक एट रिएजेंट यू, इट हैज जस्ट रिड्यूस्ड OH, राइट। तो आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे नाम ले सकते हैं। आपके सिलेबस में दो रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम लिए गए हैं, ठीक है। एक LiAlH4, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4, ठीक है। These are the two famous reducing agents from your syllabus. Next question says both functional groups in one molecule of Y react with an inorganic reagent to form one molecule of Q and one molecule of methanol CH3OH as shown in figure 6.3, ठीक है। तो फिगर 6.3 में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि Y का रिएक्शन हुआ, एक इनऑर्गेनिक रिएजेंट इस्तेमाल हुआ, तो आपके पास जो है एक अल्कोहल बन गया और Q बन गया। बेटा क्या ही बात है, माशाल्लाह, अल्कोहल बना है इनऑर्गेनिक रिएजेंट की मदद से। अल्कोहल यकीनन यहाँ से बना है, क्यों? क्योंकि ये रहा CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बस OH लगा है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा यकीनन। ये आपकी क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। ये क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। बहरहाल, लेट्स सी इफ दे आस्क अस अबाउट इट। पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रम फॉर क्यू, क्यू का मास स्पेक्ट्रम शो किया गया इन फिगर 6.4। ओनली पीक्स विद m अपॉन ई ग्रेटर देन 198 आर शोन। 198 से जितनी m अपॉन ई पीक्स बनी है वो दिखाई गई हैं, तो एक 200 पे, एक 201 पे। कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस x ऑफ पीक एट m अपॉन ई इज इक्वल टू 201। 201 पे m अपॉन ई की पीक कितनी होगी? बेटा तो बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। 200 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100%, 100% या 1.1 इंटू 100, ठीक है। तो द फॉर्मूला इज,
peak of this guy multiply by x divided by 1.1 multiply by 100। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो इसका क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? कैन समवन कैलकुलेट इट प्लीज? जो पीक हाइट होती है, छोटी पीक हाइट होती है वो 100 से मल्टीप्लाई होती है, और जो बड़ी पीक हाइट होती है वो 1.1 से मल्टीप्लाई होती है। एंड इट्स इक्वल्स टू एन, इट इज इक्वल्स टू एन। तो यही तो फॉलो अप्लाई किया मैंने। जो छोटी पीक हाइट है, तो आप एन की वैल्यू निकालते हैं बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 85 इज इक्वल्स टू एन। अच्छा, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको एक्स की हाइट की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे? आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ कार्बन्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स। अब ऊपर हमने नंबर ऑफ कार्बन्स हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा था C13H19O3, ठीक है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ तो इसकी वजह से एक मीथानॉल का मॉलिक्यूल अलग हो गया। मतलब कि जो 13 कार्बन थे उसमें से एक कार्बन हट गया, तो क्यू के अंदर अब कितने कार्बन है? 12। तो 12 जो है वो एन की वैल्यू होगी, राइट। तो दिस शुड बी इक्वल टू 12। तो हमारा फॉर्मूला अब कंप्लीट होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 100, अब 100 और 100 जो है ये हो जाएगा कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1.1, क्या आंसर आएगा बेटा? 13 point 13.2, देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 13.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q कंटेन्स ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, Q के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। Complete the table 6.1 to show the observation that occur when 2,4-dinitrophenyl hydrazine is added to separate samples of Y and Q। तो what is Y? Y ये रहा, ठीक है। और Q, उसके पास सिर्फ हाइड्रोक्सिल है, उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4-DNPH जो है उसके अंदर ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, यानी कि बिकॉज वाई कंटेन्स कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल रिएक्ट्स विद 2,4-DNPH, ठीक है। तो बिकॉज दिस कार्बोनाइल विल रिएक्ट विद 2,4-DNPH, आपके पास ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड क्यू
only has hydroxyl functional group, meaning it does not have carbonyl compound. तो इसका मतलब इसके पास कोई precipitate नहीं बनेंगे, no precipitate form. सही है. On to the next question. Under certain conditions, 0.0020 mole of Q reacts with an excess of sodium to produce a total of 44.8 centimeter cube of gas at standard temperature and pressure. ठीक है. तो Q जो है वो सोडियम से रिएक्ट करता है और 44.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ Q. शो योर वर्किंग. ठीक है. तो हमें ये देखना है कि कितने मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हुई है, कितने मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हुई है. ठीक है. सही है. अच्छा. तो वी नो के हाउ मच मोल्स आपने यूज किए क्यू के. क्यू प्लस एन ए प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. वाई डू आई से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन? क्योंकि बेटा क्यू में क्या था हमारे पास, क्यू हैड हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप. हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल होता है. सोडियम रिएक्ट्स विद अल्कोहल. सही है. और सोडियम जो है अल्कोहल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 बनाता है. ठीक है. अच्छा. अब बात यह है अब बात यह है कि अगर एक जेनेरिक एग्जाम्पल आपके सामने रखी जाए, फॉर एग्जाम्पल मीथानॉल की CH3OH, अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम से कराऊं तो आपके पास प्रोड्यूस होता है CH3ONA+H2. ठीक है. सही है. और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ता है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ता है और यहाँ पर 2 लगाना पड़ता है. यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स चाहिए होते हैं. 1 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स चाहिए होता है. राइट. ठीक है. आई होप दैट मेक सेंस. 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए होता है. अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने चाहिए. वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस निकालते हैं. वॉल्यूम तो हमें पता है, मोल ऑफ H2. ठीक है. तो मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24,000, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो 24,000 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे. ठीक है. तो इट्स 44.8 डिवाइडेड बाय 24,000. ठीक है. क्या आंसर आ रहा है बेटा मोल्स का? 1.8 into 10 exponent minus 3. कितना आ रहा है? 1. पेंसिल में डेड हो गई. 1.8 into 10 exponent minus ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. 1.2 1.8 इंटू 10 to the power -3 मोल्स ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम मोल रेशो लगा लेते हैं. वी नो दैट 2 मोल OH प्रोड्यूस 1 मोल H2. ठीक है. 2 मोल OH प्रोड्यूस 1 मोल H2. तो 0.002 मोल Q produced 1.8 into 10 to the power -3 मोल H2. ठीक है. अच्छा. तो 0.002 मोल Q में आपके पास कितने H2 के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे? वी कैन ट्राई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. नहीं, इससे तो डेसिमल में आंसर आएगा. तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू एक्स. 3.6 इंटू 10 to the power -3 फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ H2 तो नहीं हो सकते. तो दैट डज नॉट मेक सेंस. हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा. ये स्टेप सही नहीं है. ओके.
अच्छा जी, होना तो इसी तरह चाहिए। 40, बेटा इसके मोल्स हमने सही निकाले, 44.8 डिवाइडेड बाय 24,000। ये करेक्ट है लाइबा? जी सर। अच्छा सही है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें 0.002 को इनटू पावर्स, ठीक है, तो 0.002 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे चलो स्टेटमेंट्स के तौर पे कर लेते हैं, समझ तो आ गया है मुझे। स्टेटमेंट्स के तौर पे कर लेते हैं। देखें बेटा, आप ये देख सकते हैं कि जितने मोल आपने क्यू लिया था, अप्रोक्सीमेटली उतने ही मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। अप्रोक्सीमेटली उतने ही मोल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। इट्स अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी आर यूजिंग रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो है वो क्या होती हैं? 22.1 DM³ होती है शायद, या 22.4 DM³ होती है। यस, तो 22,400 से बेटा इसको डिवाइड करें। एसटीपी की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं आरटीपी से, ठीक है। एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो है वो 22.4 DM³ होती है, ठीक है, क्योंकि एसटीपी पे टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। तो अगर हम इसको 44.8 को 22,400 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है बेटा? सर 400 या 4000? 400, 22,400, 22400। 2 × 10⁻³ अरे लो यार, 2 × 10⁻³ तो बिल्कुल देखें, जितना आपके पास जितना आपके पास क्यू के मोल्स थे उतने ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुए हैं। जितने आपके पास क्यू के मोल्स थे उतने ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुए हैं। दिस मीन्स दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है जब 2 मोल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स कि एक मॉलिक्यूल के मोल के अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होने चाहिए लाजमी, ठीक है। वाई? बिकॉज equal volume will only be produced when the molecule contains डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। अगर उसके पास, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको जो कंपैरिजन करके दिखाया है उसके अंदर वी सी दैट इफ 1 OH इज प्रेजेंट पर मोल, then half amount of hydrogen is going to be produced. But if CH3OH जो था वो इस तरह होता, CH2OH होल्ड ट्वाइस, तो फिर आपके पास जो है, जितना जितना आपके पास वॉल्यूम होता, जितना आपके पास सोडियम, जितना आपके पास जो है ऑक्सीजन के साथ, हाँ, जितने हाइड्रोक्सी होते उतने ही मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे होते, ठीक है। कुछ इस तरह से CH3O2Na2 + H2, ठीक है। बोथ द हाइड्रोजन वुड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 सोडियम्स, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास सेम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल्स सेम है कंपेयर टू द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट मींस दैट इट शुड हैव डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। इट शुड हैव डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, यानी ट्वाइस 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पर मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। सिंस 2 मोल ऑफ OH functional group is
required to produce 1 mole of H2 gas. Therefore, Q must have 2 hydroxy functional groups per molecule as equal moles of Q produced equal moles of H2 गैस। यानी कि आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल ऑफ क्यू 2 होने चाहिए हैं लाजमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द टेबल 6.2 टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ वाई एंड क्यू इन द रीजन अबव 1500 सेंटीमीटर। वाई एंड क्यू के 1500 सेंटीमीटर से ऊपर दो डिफरेंसेस आपको बताने होंगे। वाई के अंदर बेटा एक तो एस्टर है और एक कीटोन है, ठीक है, और क्यू के अंदर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, सही है। और तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे, देखें सबसे पहली बात कि जो Y होगा उसके पास आपके वेयर इज द कार्बोनाइल कार्बन। अच्छा, they have not mentioned the carbonyl carbon, so we oh they have mentioned, ये रहा carbonyl carbon they have mentioned, ठीक है। तो Y will show peaks at approximately कार्बोनाइल पे भी और एस्टर पे भी Y will show peaks at 1670 to 1750 Y की आपको पीक्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली बात लिख लेते हैं कि कंपाउंड Y should show peaks at ranges of 1670 to 1750, 1670 to 1750 as it contains carbonyl, as it contains carbonyl, while Q Q के पास हमने पता किया है कि Q के पास OH फंक्शनल ग्रुप्स हैं ओनली, ठीक है। while Q will show peaks at OH कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सी 3200 3650, ठीक है। show peaks at Q will show peaks at as it contains carbonyl, while Q will show peaks at 3200 to 3650 as it contains hydroxy functional group, ठीक है। And with that this paper is completed, alhamdulillah, the final bit really had caught us by surprise. uh, I hope आप लोगों को बेटा समझ आया। किसी को कोई क्वेश्चंस? No, sir.